पुलिसियत के पल्ले होता ही ये है कि वो आपके सिर्फ कान में खुसर फुसर करता है कि ला भाई तू पता नहीं की चीज हो गया और तू पता नहीं की अचीव कर लिया। जो आपकी ईगो है, जो मैं है, उसको आपने वहीं शट अप कॉल दे देनी है। वो कहते हैं ना, अगर आपने रियासतें की हो ना 100 साल भी, और अगर ये एक ईगो दरमियान में हो, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू 0 निकलता है। सूफी एक थॉट प्रोसेस है जो कि मालिक की बात है। जिस शख्स को खुदा की पड़ जाए, उसकी उठना बैठना इस तरह से हो गए, उसके जहन में मालिक चल रहा हो, मुझे लगता है कि तसव्वुफ ये है। खुद मेरा ये दावा हरगिज़ नहीं है कि मैं कोई सूफी हूँ या कोई बाबा हो गया हूँ या कोई। मानुल्लाह साहब ने कहा ये आपकी पैदाइश कहाँ की? आपने बताया जी कश्मीर की पैदाइश। तो उन्होंने क्या कि अच्छा कश्मीर का कोई इलाका अफ्रीका नाल भी मिलता है। एक आपने पिछला कुक स्टूडियो में काम किया हुआ है, नया कुक स्टूडियो देखा आपने? जी जी देखा। तो नई पौध में आपको कोई नज़र आ रहा है कि हाँ यार है ज़रा स्टैंड आउट कर रहे हो? सर नहीं, अच्छा चलो। रूहानियत आपकी आवाज़ में, अल्लाह हमेशा ही कायम रखे। तानू ऐसो भी बड़ा रूज दे, तानू ब्लेड भी दे जरा थोड़ा। तानू ख़वातीन हज़रात, वेलकम टू एक्सक्यूज़ मी। एंड मेरा नाम आपको पता है, लेकिन आज हमारी जो पर्सनैलिटी आई हुई है, जो जिनको मैंने दावत दी और उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं आ जाऊँगा। हालांकि मेरा ख्याल था कि कहेंगे नहीं यार मैं नहीं आता, इस तरह शो देते पता नहीं तुसी की गल्ला करोगे। ये नहीं जानते मगर मैं इनका बहुत अरसे से फ़ैन हूँ और मैं इनकी आवाज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा इनकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि अल्लाह जिनको नवाजता है और अल्लाह ताला जिनको कोई टैलेंट देता है, उसके साथ साथ बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस को काबू में रखते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इतनी जल्दी फेम हासिल करके अपने आप को इतना ग्राउंडेड रखा हुआ है। नॉट ओनली ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोलफुल वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान, बट बाय फार जितनी सच्चाई इनके आवाज़ में है शायद ही किसी की आवाज़ में हो। हमारी नई जनरेशन से बिलोंग करते हैं। प्लीज़ आज इट्स माई ऑनर टू हैव हिम ऑन द पॉडकास्ट। प्लीज़ वेलकम असरार हुसैन शाह साहब। सर बिस्मिल्लाह। सर व्हाट्सएप दी ग्रेट। फाइनली मिल रहे हैं हम सर, मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। इससे पहले आपने पॉडकास्ट नहीं एग्जैक्टली। क्या बात है। नहीं कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे हम सिर्फ ये, मैं शुरुआत ही उससे करता हूँ जो भी आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि मानुल्लाह साहब ने कहा जी ये आपकी पैदाइश कहाँ की है। तो उन्होंने आपने बताया जी कश्मीर की पैदाइश। तो उन्होंने क्या कि अच्छा कश्मीर का कोई इलाका अफ्रीका नाल भी मिलता है। क्या बात है यार, क्या बात है। मानुल्लाह साहब जी, उनके हम हमेशा से फ़ैन रहे हैं और क्या बात जब भी उनका जिक्र चलता है तो उनके लिए दुआ निकलती है। बेशक जी बेशक, बहुत बड़े लोग। मगर वाकई मुझे नहीं पता था कि आपकी कश्मीर की पैदाइश है। कश्मीर से बिलोंग करता हूँ जी, बाय बर्थ मैं कश्मीरी हूँ। और उस टाइम पे आप, और माशाल्लाह आप मतलब काफ़ी बड़ा कुंबा, मतलब 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जी जी। और फिर उसके बाद आप लोग हैदराबाद आ गए थे? जी जी जी, मेरे फादर की जॉब थी वहाँ। और मैं बहुत छोटा था, अभी नहीं, मुझे याद नहीं है जब हम मूव कर गए थे हैदराबाद। कैसे आता है, क्योंकि इतना बड़ा ख़ानदान हो, मूव अराउंड जब हो रहे होते हैं सारा कुछ होता है, वो बड़ी ज़िंदगी के अंदर एक ठहराव आना और वो भाइयों के अंदर बहनों के अंदर एक आपका बड़ा क्लोजनेस भी होता है। तो किस पॉइंट पे आपने आगे जाके डिस्कवर किया था कि यार मौसीकी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली है? असल में मुझे लगता है कि शायद थोड़े बहुत फ़र्क के साथ आर्टिस्ट की एक जैसी स्टोरी होती है कि उसको पहले ख़ानदान में ही उसको फरमाइश की जाती है। कोई भी गेस्ट आ जाए तो कहते हैं चलो जी कुछ सुना दो, ऐ साडा ज़रा बेशरम बच्चा है गाना गाएगा। सो स्टार्ट इसी तरह, फिर स्कूल कॉलेज में परफॉर्म करते रहे। लेकिन जब तक पढ़ते रहे हैं तब तक कोई ये माइंड में नहीं था कि इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना है। अब हजूर स्ट्रिक्ट थे? जी, म्यूज़िक को लेके स्ट्रिक्ट थे। अच्छा, बल्कि मेरे ख्याल में अब्बा जी ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अम्मा जी ने तो बहुत सपोर्ट किया और बाकी बहन भाइयों ने भी। और वही रीज़न था जो है, मौसीकी से जुड़ी हुई एक चीज़ है हमारी सिस्टम में, सोसाइटी में, ताबू देखा जाता है। जी जी जी। तो बल्कि बहुत दफ़ा मुझे बाद में लगा भी कि वो ठीक कहते सर। यार मैं ही बेशरम से मैं ही कर दिया। नहीं मगर होता है हमारी सोसाइटी में वो या वाली बात कि भाई एक टैलेंट को अप्रिशिएट सिर्फ ईद पे किया जाता है, चल भाई गाना गा,
एग्जैक्टली। और पूरा साल इन्हें दबा के रख बस and all that. हाँ, ये एक अलमिया है कि जो आपकी फैमिली हो या आपके दोस्त हों, मुझे लगता है कि जो लोग आपको पुश करते हैं कि कुछ परफॉर्म करो या सुनाओ, बाद में शायद उन्हीं को लगता है कि ये अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लें तो फिर शायद आप पे क्वेश्चन मार्क भी उठने लगते हैं कि यार ऐसे प्रोफेशनली मतलब ऐसे वही हो गया। मैं ज़रा हाथ तो बाहर ही निकल गया। लेकिन बहुत अरसे बाद जब मैंने बाकायदा सीखा और इससे अर्न करना शुरू कर दिया तो फिर मुझे लगा कि लो जी मैं तो म्यूजिशियन। मगर ख़ानदान में कोई भी नहीं था कि जिससे? नहीं, दूर दूर तक नहीं। कहाँ से वो, मतलब स्टार्टिंग में अर्ली डेज में किसी को सुनते थे आपके, यार अच्छा ये आवाज़ मुझे रेजोनेट करती थी? सर असल में म्यूज़िक के केस में होता ये है कि पहली चीज़ तो यही है कि ये जिसके अंदर होगा वही करेगा। ये कोई इस तरह से सीख के या ज़बरदस्ती करने वाला मामला नहीं है। तो उस दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि PTV पे ना किबला सलामत अली खान साहब की कुछ चीज़ें वो प्ले करते थे थोड़ा लेट नाइट। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था ये सारे गामा क्या है, राग क्या है, स्केल्स क्या है। लेकिन मुझे लगता था कि ये कुछ बाबा जी हैं जो बड़ी हार्डकोर किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं। तो वो मुझे बाद में जब सीखा तो रियलाइज़ हुआ कि ये उनका क्या कैलिबर क्या है और क्या मामला है। तो उस तरह से तो आपको जब तक आप इसको प्रोफेशनली देखेंगे नहीं उस वक्त तक नहीं होता इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी जो इन डेप्थ नॉलेज है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है बचपन से ही आपको, जैसे मुझे ढोल की आवाज़ या फ्लूट की आवाज़ बड़ी अट्रैक्ट करती थी। एक ना चाहते हुए भी बंदा उसकी तरफ खिंचता चला जाता है। बड़ी कम लोग होते हैं, मैं कहता हूँ आबदा जी हो गई, रेशमा जी हो गई, जिनकी वाकई आवाज़ के अंदर वो स्पिरिचुअलिज्म, वो सूफीज़म नज़र आता है। मतलब और मुझे ना आपकी आवाज़ में वो नज़र आता है। ये मेरा मानना है। उस चीज़ को पाने के लिए मैं नहीं समझता कि वाकई आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। वो जो चीज़ है कि भाई अल्लाह ने दी हुई है तो आपको दी हुई है, मगर ये चीज़ रियलाइज़ करना कि यार मेरे गले में वो चीज़ है, ये भी एक बड़ी बात होती है कि यार अच्छा मैं यही चीज़ करनी है फिर। क्योंकि कुछ लोग वो आवाज़ गाने के साथ साथ कुछ गाना अलग तरह का भी गाना शुरू कर देते हैं। वर यू ऑलवेज ड्रॉन टू योर स्पिरिचुअल साइड कि यार मेरे में है ये चीज़, और आपके हर चीज़ में वो नज़र आती है? सर आपको, मुझे लगता है कि जो आर्टिस्ट को ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए वो उसको जेन्युइन रहने की करनी चाहिए। मेरे केस में शायद मेरी सारी एनर्जीज इसी तरफ लगी कि जो मैं फील करता हूँ वो उस तरह से परफॉर्म करूँ या वो डिलीवर करूँ। अब बाकी जो मुझे लगता है कि किसी भी पर्सनैलिटी का आर्टिस्ट से हट के हर शख्स के इंटरेस्ट होते हैं। तो मुझे बचपन से जो है वो सूफिया इकराम और जितने भी बाबे हैं सिंध में थे तो लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, सरचल सरमस्त, इनसे मुझे जो है ना इनका कलाम हो गया या इनकी दरगाह हो गई उसकी तरफ। जी। अरे तो वहाँ से आना शुरू हुआ। वो फिर आपके आर्ट में भी नज़र आने लगता है, मे भी जिस किस्म की आपके इंटरेस्ट होते हैं। तो शायद इस वजह से वो, हालांकि मैंने कोई जब मैं म्यूज़िक में आया हूँ बाकायदा तो मैंने कोई इस चीज़ के लिए एफर्ट नहीं की कि मुझ पे कोई टैग लगे कि ये सूफ़ी म्यूज़िशियन है या सूफ़ी म्यूज़िक करता है। यही वजह है कि मैं जो है वो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें टच करता रहता हूँ, मूवी सॉन्ग्स, OSTs वगैरह ये वो। लेकिन बस बनते बनते सर ये मालिक के काम है कि मौसीकी समझना, मौसीकी को वक्त देना। किस उम्र में आपको रियलाइज़ हुआ था कि यार अच्छा मैं सीखनी है? क्योंकि हमारे यहाँ बड़े वो भी होते हैं ना कि अच्छा जी मैं तो बस गा रहे हैं, सेल्फ मेड है ना, ऑल दैट, मगर टू मेक दैट एफर्ट कि नहीं यार मैंने इस चीज़ को सीखना है। सर मेरी असल में स्टोरी ये है कि मैंने सबसे ज़्यादा जो ख्वाहिश की थी वो तो थी फ़ौज में जाने की। हाँ। और जिस शिद्दत से ख्वाहिश की थी काफ़ी अरसे बाद जो है वो उससे डबल शिद्दत से मैंने शुक्र अदा किया कि मैं फ़ौज नहीं आया। क्या हुआ? जब ये बात इसलिए मुझे याद आ गई कि वो उस एफर्ट के बाद मुझे लगा कि FS जो आप इंटर करते हैं उसके बाद वो होता है SSB, तो वो मैं नहीं हुआ, मैं रिजेक्ट हो गया। तो मुझे मतलब और तो कुछ मैंने सोचा ही नहीं था कि मैंने करना क्या है। तो एक गैप सा आ गया।
अच्छा, जॉब हम क्योंकि सारे भाई जो है वो थोड़ा अर्ली एज से ही करना शुरू हो गए थे, अपने साथ साथ जॉब करते थे, साथ साथ पढ़ते थे। तो फिर मुझे एक जब खलास आया ना कि अब करना क्या है, तो फिर बेदिली से जो है वो आगे मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। और साथ ही मुझे लगा कि यार म्यूज़िक जो है वो वाहिद चीज़ थी जो बचपन से मेरे साथ चल रही थी। मैं कहीं ना कहीं परफॉर्म करता था स्कूल कॉलेज में। तो मुझे लगा कि इसका जो है वो ये जो सारे गामा पा वर्ड है, इसका 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 राज क्या है, इसको तो देखें ये क्या है। और ये कॉलेज में आपको फील होना शुरू हुआ था? जी जी जी। तो फिर मैंने देखना शुरू किया कि किससे सीखूं, किससे। तो हैदराबाद में फिर मेरे उस्ताद जी, उस्ताद सुल्तान अहमद ख़ान, वो मेरी खुशनसीबी कि वो मुझे मिल गए। तो उन्होंने फिर मुझे सिखाना शुरू किया। बाय द टाइम अब्बा हजूर को पता लग चुका था कि कुछ महीनों बाद जब मैं थोड़ा लेट आना शुरू हुआ रातों को, तो फिर उनको पता चल गया कि लो जी है कितने जाता है, म्यूज़िक सीखता है। तो वो फिर थोड़ी सी चैलेंजेस शुरू हुए। लेकिन ये है कि अच्छा, उस वक्त भी मेरा जहन में ये नहीं था कि इसको मैं प्रोफेशनली अडॉप्ट करूँगा। मैं साथ साथ जॉब कर रहा था अपनी, लेकिन बचपन से ये सोचता था कि मेलोडीज़ जो है आवाज़ ही, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। मतलब हज़ारों गाने बनते हैं और वो एक दूसरे से मिल नहीं रहे होते, अलग से होते हैं। तो ये चीज़ें मुझे क्वेश्चंस थे जहन में, और इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए मैं चाहता था कि इसको सीखूं तो सही कि होता क्या है ये। इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं ना आपने, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी? जी जी जी। आई थिंक आप गिटार भी साथ जी जी जी, गिटार भी। वो एक क्योंकि मैं समझता हूँ कि बड़े लोग कई दफ़ा आवाज़ को ढूंढने के लिए इंस्ट्रूमेंट का सहारा भी लेते हैं कि यार हम लोग ये ज़रा इस चीज़ को समझ जी जी जी। सीखने के बाद उस टाइम पे स्पेशली हमारे जो लॉट होता था वो सारा कहता था कि अच्छा जी मैं गाना ज़रा हिट करके पॉप के अंदर आ जाए। किसी ने कहा नहीं कि यार तू केड़ी लाइन ते जा रहे भाई, अगर करना आवाज़ अच्छी है तो फिर है गाने गा है सारा कुछ? सर जी, मैं जिस तरह मैंने अर्ज़ की ना कि स्टार्ट से ही मुझे अंदर एक ना, क्योंकि मैं पहली जॉब मैंने शुरू की थी 8th क्लास में जब मैं था। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जहन में कभी भी म्यूज़िक में इंडस्ट्री में आने के बाद भी कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि लो जी मैं कोई भी एक गाना करूँ और मैं ओवरनाइट ही मतलब बहुत पॉपुलर हो जाऊँ। मेरा तो स्टार्ट ही मैंने अर्ज़ की ना कि सिर्फ ये जानना था कि म्यूज़िक का इल्म जो है, नॉलेज है, ये ज़रा मैं लूँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हफ्ता 10 दिन बाद ही उस्ताद जी ने ना मुझे कहा कि चलो यार वो एक मेहंदी का फंक्शन है, उस पर गाना है। अच्छा जी। हाँ जी। वाह वाह। तो मैं अब सोच में पड़ गया कि यार मैं तो शादियाँ ब्याह ते गाना तो मैं तो नहीं गाना चाहता। तो मैंने डरते डरते उस्ताद जी से कहा जी कि अगर मुझे माफ़ी दे दें ये, तो वो थोड़ा सा तप गए इस बात पे। उन्होंने कहा यार एक चीज़ को अगर आप बुरा समझ के फिर करते हो ना, तो फिर तो आप वाकई बुरा कर रहे हो। तो अगर तो इस चीज़ को आप गलत समझते हो तो फिर तो कल से नहीं आना, और अगर आप इसको बेहतर समझते हैं तो फिर आप इसको कंटिन्यू करें। और दूसरा ये कि पूरी क्लास को झाड़ दिया कि जी माइक तुम्हें पकड़ना नहीं आता, तुम चाहते हो डायरेक्ट तुम्हें जो है ना बड़े स्टेज पे खड़ा करना है। तो वो बाद में मुझे समझ आया कि वो आपके अंदर की जो ईगो है ना, जो बंदे के अंदर सरिया होता है कि मैं का या इवन ज़ात पात का और चीज़ों को लेकर, वो उसको ब्रेक करना चाह रहे थे। तो आपके क्वेश्चन जो है वो डे फर्स्ट से मेरे जहन में कभी भी ये था ही नहीं। मैं तो स्टेप बाय स्टेप करता करता सीखता, और मुझे तो शादी के बाद रियलाइज़ हुआ है लोग कि यार मैं तो प्रोफेशनली, मतलब ये मेरा अर्निंग का एक मामला है और इसका मेरा ये कहते हैं काम में मेरा है। मेरा काम है। तो इसलिए मेरे जहन में कभी भी ये नहीं रहा कि मैं जो है ना वो कोई भी गाना जल्दी से करके और हिट हो जाऊं। और यही वजह है कि इंस्ट्रूमेंट की तरफ भी आने का मेरे जहन में यही है कि जब मुझे लगा कि मैं पहले सिर्फ गाता था, जब मुझे लगा कि अब ये यकसानियत सी आ रही है, तो फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट को सीरियसली लेना शुरू किया कि ज़रा इसको भी ये भी एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है कि आप हाथों से भी प्ले कर रहे हैं और वोकल्स के साथ भी गा रहे हैं। मुझे पहली दफ़ा आपका मस्त हुआ किसी ने सुनाया था जी, और मेरे जब मैंने वो सुना था मुझे खैर शायरी तो एक तरफ मुझे यार आवाज़ किसकी है, तो मैंने उस टाइम भी वीडियो नहीं देखी थी। मैं कहा यार वाह वाह वाह, कोई इंडिया का बंदा है क्या? सरदार है कोई सरदार। बाद में पता लगे है तो अपना ही बंदा लोकल है। बट क्या बात है सर। शायरी एक जो अल्फाज होते हैं, हम लोग स्पेशली हम लोग अपनी पॉप इंडस्ट्री के अंदर उस चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं देते बिकॉज आई थिंक वो मेलोडी और ग्रूव के ऊपर ज़्यादा हम बेस करते हैं।
बट हमारी सूफ़ी शायरी जो है और हमारी जो राइटिंग है और जो कलाम है, उनको समझना और उनको डिलीवर करना, उफ, तो मतलब मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े रह जाते हैं उत्थे आके। किस टाइम पे आपको कहते कलाम की समझ आना मतलब शुरू हुई कि यार है जो मैं जो पढ़ने लगा हूँ उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? उसके लिए भी आपको वो आपके उस्ताद साहब ने बताया था या वो विद टाइम आपको समझ आना शुरू हुई थी? बट साहब असल में जो उस्ताद जी ने तो हर स्टेप पे गाइड किया, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि म्यूज़िक के अलावा भी मेरे बहुत से क्वेश्चंस थे मज़हब को लेके, इसी तरह स्पिरिचुअलिज्म को लेके, तो उन्होंने बड़ा मुझे गाइड किया उस्ताद जी ने। बाकी सर शायरी जो है वो अब ज़्यादातर जो है वो जो कलाम मैंने पढ़े हैं वो खुद से ही सरज़द हुए हैं, मुझसे ही। लेकिन मुझे लगता है कि जिस शख्स के ऊपर ये आमद हो रही होती है ना, उसके ऊपर भी उसी लाइन के कोई भी एक लाइन, उसके मीनिंग मुख्तलिफ तरह से खुलते रहते हैं। बहुत दफ़ा इवन ये होता है कि आपके गाने का ही मतलब आपको कोई बता रहा होता है कि ला जी मैं तो दसा इहदा की मतलब है, तो वो ऐसा मतलब बताता है कि बंदा खुद सोच में आ जाता है कि लै भाई मैं तो नहीं सी सोचा लेकिन मतलब वो भी निकल रहा होता है बजाय। तो किसी भी लाइन के जो मीनिंग है वो आपको जिस एंगल से और जिस जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपकी इंटेंशंस हैं, उनको लेके आप पे सारी ज़िंदगी मीनिंग्स खुलते रहते हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब उसको डिलीवर कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जो आप बोल रहे हैं, तो वो जब तक आप उसको ऑन नहीं करेंगे या उसको फील करके नहीं करेंगे कि तो वो उसके अंदर तासीर नहीं आएगी। लेकिन मीनिंग जो है वो किसी भी लाइन के वो आप पे खुलते रहते हैं। आपके अपनी जिम्मेदारी बढ़ रही है आपके ऊपर? जिम्मेदारी बढ़ती है सर, जिम्मेदारी बढ़ती है। जिम्मेदारी इस तरह से भी बढ़ती है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक सॉन्ग था हमारा जहाँ देखूं, उसमें मैं पहली दफ़ा जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा यार ये तो बड़ा संजीदा काम है, तो वो मैं उसमें जो है ना सिगार साथ पी रहा हूँ, हालांकि मैं नहीं पीता था सिगार, तो वो वीडियो में ना नीचे कमेंट्स आए और मुझे एक दोस्त थे बाहर के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि वो आपकी वीडियो देख के ना, तो एक हमारा दोस्त है उसने आपकी तरह दाढ़ी रख ली है और सिगार शुरू कर दिया। मुझे पहली दफ़ा ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये इसका मतलब है कि आपको नहीं पता होता कि आपकी बात या आपका कोई सॉन्ग किसको कहाँ किस लेवल पे जाके हिट कर रहा है। तो फिर मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि हाँ यार, आर्टिस्ट के ऊपर एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो यकीनन आपको फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह फैशन और ये चीज़ें, वैसे ही कहा जाता है कि स्पोर्ट्समैन और आर्टिस्ट वगैरह से ट्रेंड चलते हैं। हाँ, वो चलते थे। तो इसलिए जिम्मेदारी तो है सर। जिम्मेदारी से मेरा ये भी कहने का मतलब था, आपको किस पॉइंट पे लगता है कि यार ये गाना मेरा नहीं है? हम लोग स्पेशली मैं काफ़ी ऐसे म्यूजिशियंस को भी जानता हूँ, सिंगर्स को भी जानता हूँ जो हमेशा एक अपने गाने को ही ना मतलब रिप्रोड्यूस करते रहते हैं कि नहीं यार अच्छा इस तरह बेहतर कर दो, इस तरह बेहतर कर दो। बड़ा मतलब जिगरा भी चाहिए होता है कि अच्छा यार अब होना गाना बन गया, छाड़ दे उन्हें, क्योंकि आपने वही गाना 6 महीने बाद सुनना है और आपने कहना यार नहीं एनो मैं बेहतर कर सकता हूँ। कहाँ आपकी वो ड्रॉ द लाइन होती है कि अच्छा यार हूँ? बट सब मैं तो सिर्फ उस मोमेंट को लिव करता हूँ, जो भी क्रिएटिव प्रोसेस होता है ना, मेरा शायद मुझे अपनी ज़ात का एक मसला भी लगता है कि वो जब तक मुझे उस कंपोजिशन के अंदर या उस प्रोडक्ट के अंदर चार्म तब तक नज़र आ रहा होता है जब तक वो प्रोसेस में होती है। जब वो ऑन एयर हो गई, चली गई, लोगों के पास चली गई, बस उससे हाँ फिर ये ज़रूर यकीनन ध्यान में आता है कि यार ये चीज़ें बेहतर हो सकती थी। वो तो आपकी हर चीज़ के अंदर होता है कि आपको लग रहा होता है, लेकिन फिर आप किसी और चीज़ की खोज में चल पड़ते हैं, कोई और कंपोजिशन, कोई और स्केल, कोई और राग। सो यू एंजॉय दैट प्रोसेस और उसके बाद exactly, उसके बाद हाँ मेरा वो फिर अगलों के यू मोर कंफर्टेबल अपनी तर्जों के साथ, या मतलब डिफरेंट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ काम करके बंदे को होता है कि यार अच्छा मैं अपनी ट्यून खुद ही बनानी है, अपनी लिरिक्स खुद ही लिखनी है? आपका कंफर्ट जोन वही आता है या मोर फ्लेक्सिबल है कि अच्छा यार किसी और के अल्फाज हैं, किसी और की तर्ज है, मैं इसके ऊपर भी गा दूँ और ये सारा? सर जी कंफर्टेबल तो बंदा अपनी चीज़ के साथ होता है, लेकिन आपको जो मेरे केस में मुझे बहुत मज़ा आता है और मेरी कोशिश होती है कि किसी और की शायरी, किसी और की कंपोजिशन या अरेंजमेंट हो, उसमें आपको जो है ना असल में थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा चैलेंज मिलता है। यानी कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अभी भी अगर कोई चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी और की कंपोज की हुई, तो वो ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह आप देख रहे हैं वो उस तरह से आप गा गू के आ जाएं। वो फिर जाहिर सी बात है आपको
एक लाइन वो उस तरह से कहलवाते हैं जिसकी कंपोजिशन होती है, हाँ, वो प्रोसेस मुझे ज़्यादा फैसिनेट करता है। आप अपने वो ज़्यादा- कंफर्ट जोन से बाहर आ जी जाते जी हैं। एग्जैक्टली, वो ज़रा मुझे मज़ा भी आता है और आपको खुद भी अपनी जो है ना कैपेसिटी ज़्यादा अच्छे से समझ आती है कि लो जी मैं किस तरह से चीज़ें, और मतलब आपका कैनवस ज़रा मज़ीद वसी होता है। एक तो ये है ना कि आपने मेलोडी जो पहली आमद हुई बस उसी तरह गा दिया, हाँ, एक ये है कि आपने किसी और ने आपको कहा कि यार इस तरह के एग्जैक्टली अब आप उस तरह से ट्राई कर रहे हैं, बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, ये तो होता है। उसका ज़्यादा मज़ा बट ज़्यादा आपके स्पेशली OSTs वगैरह जो आप कर रहे हैं, और OSTs के अंदर आपका डिफरेंट शेड देखने को बड़ा मिलता जी है। जी जी और याद है पहली दफ़ा रंगरेज़ा जब मैंने सुना था, जी 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 और रंगरेज़ा का OST है ना, हालांकि मुझे उसकी प्रोडक्शन से थोड़ा सा इख्तलाफ रहता है क्योंकि आपका एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी बाहर आता है, मगर क्या क्या गाने हैं यार, क्या खूबसूरत गाने हाँ, हैं and अच्छा। all that। उसमें व्हाट्सअप, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो ये भी होता है ना कि इसको स्पिरिचुअली भी देखें तो जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ना, रूहें, मुख्तलिफ रूहें मिलती हैं, तो वो फ्लेवर ज़रा मज़ीद उसके अंदर रंग भरे जाते हैं, क्योंकि अगर एक ही शख्स कर रहा है तो उसके काम में कहीं ना कहीं मोनोटनेस आएगी। हाँ, जब आती है। मुख्तलिफ लोग जुड़ेंगे तो उससे फ्लेवर ज़रा ऐड हो जाता है। तो वो तो मैं तो खुद तलाश में रहता हूँ कि कोई ऐसी अगर चीज़ हो तो वो ज़्यादा ज़्यादा मज़ेदार है। हमारी जर्नी में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, अप एंड डाउन्स वगैरह होते रहते हैं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर और स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसा मेंटोर फिगर आया है जिसने आपको हमेशा गाइड सही तरीके पे किया, या जिसको आपने माना कि हाँ यार इसको मैं मेंटोर अपना मानता हूँ? सर जी, द वन एंड ओनली मेरे उस्ताद जी सर। सर उन्होंने, इंसान खुश नसीब होता है कि उसको अगर आपके जो मुर्शद, आपके उस्ताद जी जो है ना ठीक मिल जाए। तो वो मेरे केस में मुझे उन्होंने म्यूज़िक को लेके और इसके अलावा चीज़ों को लेके, अभी भी मैं अगर कहीं फंसता हूँ तो मैं फिर उनको कॉल करता होता हूँ कि उस्ताद जी क्या, हाँ जी एग्जैक्टली। तो मेरे साथ इसलिए असल में ये भी हुआ कि घर में क्योंकि माहौल नहीं था म्यूज़िक का, तो बहुत से लोगों से मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानता था। और सच बात यह है कि म्यूज़िक भी वही सुना हुआ था जो पीटीवी पे प्ले होता था, पीटीवी घर में चलता था। बिल्कुल। तो मैंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सुना हुआ था और बहुत लोगों से नहीं मिला हुआ था। तो मैं जो प्रोफेशनली जो म्यूज़िक को कर रहे थे, वो जिनसे मैं मिला हूँ, वो पहले शख्सियत उस्ताद जी थे। तो उन्होंने जिस तरह से मुझे गाइड किया और सिखाया, तो वो बड़ी गहरी छाप उसने मेरी पर्सनैलिटी पे और मेरे म्यूज़िक पे उन्होंने छोड़ी। तो ये है कि बाकी हम ऑफ कोर्स लाइक करते हैं बहुत से लोग, बड़े लोग बाद में जिनकी मुझे समझ में आएगी ये क्या बड़े लोग हैं, वो बहुत लेट समझ आई मुझे, लेकिन इंस्पायर जो है वो मैं उस्ताद जी से हूँ। कोई ऐसा टाइम आया जहाँ, मतलब ऑब्वियस बात है, एक आपकी म्यूजिकल जर्नी होती है और एवोल्यूशन एक आर्टिस्ट का ग्रोथ का हिस्सा है, जहाँ आपको लगा कि अच्छा यार ये मैंने अपना, क्योंकि मैंने अब आपके लास्ट आपके 2-3 जो काम वगैरह देखे उसमें शेड आपका अलग आ रहा है, थोड़ा सा मॉडर्निज्म की तरफ भी जा रहा है, थोड़ा सा बीट्स चेंज हो रही हैं, पहले एक रॉ कवाल और वोली फील आ रही है, अब उसके अंदर अब ठहराव आ रहा है ऑल दैट। किस टाइम पे जाके ये चीज़ एहसास हुआ कि अच्छा यार हुन जरा थोड़े जे काबू भी कर दें, थोड़े जे डिफरेंट भी कर दें? असल में सर अब तो जो जिस तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, म्यूज़िक बदल रहा है ओवरऑल दुनिया, तो हमारे जैसा बंदा जो है वो इस सोच में होता है कि आपने अप टू डेट भी रहना है, यानी कि फ्लेवर जो है वो आज का भी रखना है, लेकिन जो चीज़ें उसने सीखी या जो प्योरिटी उसको नज़र आती है काम की, जो हमारे ईस्टर्न क्लासिकल या ईस्टर्न जो चीज़ें हैं हमारी, वो उनको भी नहीं छोड़ना चाह रहा होता, जो स्पेशली हमारे इस एज में आके कह लें। हाँ, वो एक तरह ईगो का मसला भी आ जाता है कि नहीं यार मैं तो यही करना। सर ईगो के अलावा एक और चीज़ भी है। ईगो के अलावा मामला ये है कि आगे जो जेन जी कह लें या AI वाले मामलात हैं, इसमें टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा लगता भी नहीं है ना कि ये कुछ के इनके पल्ले कुछ चीज़ें हैं भी या नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो एसेंस है वो गलत नहीं है, वो प्योर है, उसको छोड़ना चाहेगा भी नहीं कोई और छोड़ना चाहिए भी नहीं। अपनी सी यानी कि कोशिश की जाती है, जो हम ओल्ड स्कूल कह लें चलें, हमारे जैसे यार लोग थोड़े से वो चाह रहे होते हैं कि जो, जैसे एक छोटी सी मिसाल है, मुझे ये लगता है कि मैं अपने दोस्तों को कहता होता था कि लाइव प्लेइंग
ये मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन, अब जो पीढ़ी है ना, मुझे लगता है कि ये रह गए जो लाइव प्लेइंग हाँ, करते क्योंकि हैं। इंस्ट्रूमेंट नहीं उन्होंने सीखा, उनको लाइव का मतलब मकसद नहीं पता उनको। एग्जैक्टली तो ये अब आखिरी कुछ लोग रह गए हैं वर्ल्ड वाइड कह लें कि जो लाइव प्लेइंग करते हैं, बड़े भारी भारी गिटार और बड़े भारी भारी चीज़ें प्ले कर रहे होते हैं। क्योंकि आगे तो मुझे तो नहीं लगता कि आगे जो है ना इतनी कोई तपस्या या कोई पी काटेगा कि लै भाई मैं उन रातां नू रिफ इख्तियार कर रहा था फिर जावा। सो इस वजह से भी शायद वो कोशिश ये कर रहे होते हैं कि अपनी आखिरी सी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो फ्लेवर छूटे ना और साउंड चले आज का, क्योंकि जदीदियत से या मॉडर्निज्म से इख्तलाफ तो नहीं होता किसी भी आर्टिस्ट को, होना चाहिए, एवोल्यूशन तो होना आएगी, चाहिए। एवोल्यूशन तो आएगी। तो इस वजह से थोड़े से एक्सपेरिमेंट करके उसको ज़रा फ्यूज़ करके ज़रा कोशिश की जाती है कि दरमियान का कोई साउंड बनाया जाए। मुझे लगता है कि कोक स्टूडियो आपके लिए एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था। एक तो कोक स्टूडियो से जो फेम मिला आपको, एकदम वो पहचान भी मिलना शुरू हुई। 3-4 सीजन आपने किए थे कोक स्टूडियो के। जी मैं 2 सीज़न की 4 सॉन्ग्स। हाँ, 2 सीजन की। कैसा माहौल था, मतलब क्योंकि वही वाली बात है ना कि यार एक जगह मैं कल्ला लगे हुए हैं थे एकदम जी जी तदन पूरा ऑर्केस्ट्रा चलता पे है, सारा कुछ चलता पे। वाज इट लाइक मतलब चैलेंजिंग तो आई एम श्योर होगा, बट वाज इट लाइक कि रीडिस्कवरिंग समथिंग इन यू? बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे तो इस चीज़ की खुशी बहुत थी कि मुझे यार अच्छा मैं उनको घूर घूर के देख रहा था कि आमिर ज़की खड़े हैं, किबला तनवीर साहब खड़े हैं। तो मुझे मतलब जिसको कहते हैं ना पंजाबी में कि चाह चढ़े हुए सन के यार वाह जी वाह, ये तनवीर साहब ने, अच्छा ये बाबा जी वही हैं जिन्होंने नुसरत साहब के साथ प्ले किया है, तो मेरे लिए तो यही पैसे पूरे थे सर के इतने बड़े लोगों के साथ। सच्ची बात तो ये है। बाकी ये है कि सर अच्छे लोगों के साथ आप जब जब काम करेंगे, मिलेंगे और चीज़ें प्लस होंगी तो ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा। तो वो मेरे लिए मज़ेदार सारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा था। मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा जोन आपका कंफर्ट जोन है? आपका राइटिंग वाला जोन होता है जहां आप फील करते हैं कि यार म्यूजिक राइट करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, या उसको गाना या उसको प्रोड्यूस करना? कौन सा आपका फेवरेट जोन है? सर जी क्रिएटिव प्रोसेस तो मुझे लगता है कि जब भी कोई आमद अता मालिक आप पे कर रहा है तो आपको एक थोड़े बहुत फ़र्क के साथ एक जैसा ही होता है। सिर्फ ये है कि मेरे केस में आजकल जो मैं एंजॉय कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट है। अब वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो पहले मैं सिर्फ गिटार या कीबोर्ड कॉर्ड्स रख के तो कंपोज करता था, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था इंस्ट्रूमेंट को। तो शोज़ वगैरह होना शुरू हो गए वही कोक स्टूडियो के बाद, तो बहुत शोज़ वगैरह शुरू हो गए। तो मैंने ठीक है जी, आप स्टेज पे आए, आपने गाया, आपको नहीं पता कौन से कॉर्ड कहाँ चेंज हो रहे हैं, याद किया नहीं किया, साउंड चेक चलें, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई नहीं, लड़के कर लेंगे। तो वो फिर एक ना यकसानियत से आना शुरू हुई दिमाग में कि अच्छा यही है यार, बस ठीक है, वही गाना 100 दफ़ा गाया हुआ है, अच्छा दोबारा जाके गा देंगे। तो वो जो सीखने का प्रोसेस था वो ख़त्म हो रहा था। तो मुझे फिर मैंने इंस्ट्रूमेंट को, गिटार को थोड़ा सीरियस लेना शुरू किया। तो अब जो जिसको सबसे ज़्यादा चीज़ इस सारे प्रोसेस में एंजॉय कर रहा हूँ वो इंस्ट्रूमेंट है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप मुख्तलिफ स्केल्स, राग, टोन्स, एक पूरी एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो वो मुझे यानी कि फिर से सारी चीज़ें रिकॉल की, सारे स्केल्स, राग, टोन, तो वो चीज़ मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ। बाकी क्रिएटिव प्रोसेस में सर वही बात है कि आमद आपको बस शुरू हुई है, एक लाइन आ गई है तो बस आप लगे हुए हैं जी, आप लिख रहे हैं, कहीं चलते फिरते भी लिख रहे हैं। और इसी तरह कंपोजिशन है तो आप उसको लेके मुख्तलिफ उसकी लाइंस गुनगुना के देख रहे हैं। तो अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि यार मैंने सिगार पिया और मेरे उसने देखा। कितना आपको ज़रूरी लगता है कि यार म्यूज़िक के साथ इमेज भी एक उतना ही रोल प्ले करती है जितना आप विजुअली अगले को इंस्पायर कर रहे हैं? सर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि आपके बल्कि अच्छा इंसान होना, इमेज से मुराद आप वही बात कर रहे हैं? आप पोर्ट्रे करें कि भाई एक होता है रॉक स्टार, ठीक है जी, कि आप लेटेस्ट फैशन फॉलो कर रहे हैं। एक होता है कि जी आप लेके जा रहे हैं अपना कल्चर और अपना देहाती, और कोई पंजाबी अपना लेके जा रहा है, एपी डिलन वगैरह हो गए ना। होता आपका माशाल्लाह एक मस्त मलंग वाला इमेज है और लोगों को लगता है कि अल्लाह लोग आ गए जी है सारा कुछ एंड ऑल दैट। वर यू अवेयर ऑफ दिस कि यार ये मेरी इमेज होनी चाहिए? इसमें सर मुझे लगता है अगेन वही बात जो स्टार्ट में मैंने अर्ज़ की कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना ज़्यादा देर कैरी नहीं कर सकते जो आप अंदर से ना चाहते हो। कोई भी चीज़, आपने एक चीज़ पहनी है ना, वो आप अगर तो सिर्फ इसलिए कैरी कर रहे हैं
या उस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने भट्ट साहब को इम्प्रेस कर रहा है कि ले अभी मैं भी बैठे बैठे चल किसी जो ना तो उसको आप ज़्यादा देर कैरी नहीं कर सकेंगे, वो लगेगा कि ये झूठ है। तो मुझे लगता है कि आपको सारी एफर्ट इस पे करनी चाहिए जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हैं, आप खुद कंफर्टेबल हैं। इवन आप बैठने का हो गया या द वे यू वॉक, कि आप अगर तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं तो आप ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे उसको। तो मुझे लगता है ये सिंपल सा मामला है कि आपको वो करना चाहिए जिसको आप जो आपके अंदर है, जो आप ऑन करते हैं। तो फिर ये है कि ना खुद आप अजियत में आएंगे तो ना दूसरे आपको कहेंगे नहीं यार फेक हो रहा है। तो मैंने अभी तक तो सर ये कोशिश की है। तो ये था कि शुरू में मैंने वो खद्दर के कुर्ते और वो चीज़ें ना, अभी मेरी शादी नहीं हुई थी और मैंने वो पहनना शुरू किए पैचेस वाले, और मुझे अच्छा लगता था, जीन्स फटी हुई और ऊपर कुर्ता मलंग। एग्जैक्टली मलंग। अच्छा, वो जब मैंने शुरू किया और वो यार लोगों ने मुझे मैसेजेस भी करने के लो जी हमें भी चाहिए ये कुर्ता, बड़ा उसका जो है ना वो बड़ा फॉलो किया दोस्तों ने, ट्रेंड बन गया। तो वो शादी होगी सर, शादी हुई तो तोहफे तो आए, फिर कपड़े दूसरे आगे जो कोट शोट ये वो, मैं क्या उन्हें ना की करी है अभी तो पाने मैंने वो पहनना शुरू किए। तो मेरी मैनेजमेंट थी और जो यार लोग थे उन्होंने कहा ये क्या साइंस है भाई, आप स्टेज पे इस तरह तो अच्छे नहीं लग रहे, आप तो नहीं चाहिए सिंपल टी शर्ट और जीन्स में तो नहीं चाहिए आप तो वो कुर्ते आ पहने। तो शादी के बाद तो वैसे ही ये होता है कि ला जी नहा नू गया आपने, फ्रेश होना है, तो फ्रेश हो गए तो बेगम के सामने मौजूद हैं कि ला भाई की जो स्त्री होया वो पा लिया, ठीक है जी। तो वो बदलना शुरू हो गया मामला। तो मुझे ये लगा कि जब मैनेजमेंट की तरफ से ये आया तो मैंने कहा यार मैं ये नहीं कर सकता। अगर आपको ये लगता है कि मैं पहले भी पर्पसली करता था कि मैं जी लोगों को कोई और ही मखलूक लगूं या वो, तो पहले भी मैं ऐसा नहीं करता था। तो वो एक चैलेंज मैंने फेस किया कि कुछ कि नहीं आ रही है तो आपको लोग इस इमेज में देखना ही नहीं चाहते, लेकिन मुझे वो करना है सर जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। वहाँ पहली दफ़ा कॉन्शियस हुए थे कि अच्छा यार मैं चेंज भी करना चाहना है, इमेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सर जी। आर्टिस्ट जो है ना वो अगर तो जेन्युइन है ना सर, कोई भी है उसको जेन्युइन रहना चाहिए उसके पास। बल्कि मुझे तो ये लगता है आर्टिस्ट इट्स खुद इतना एबनॉर्मल होता है कि अगर वो सारी ज़िंदगी में ये एफर्ट करता रहे ना कि मैंने नॉर्मल कैसे रहना है, तो ये ज़्यादा ये उसको उसकी सेहत के लिए, उसके मेंटल हेल्थ के लिए और वैसे भी लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद को नॉर्मल कैसे रखना है। बाकी तो उसके अंदर आर्टिस्ट होता ही इसलिए आर्टिस्ट है कि उसके अंदर मालिक ने कुछ ऐसी चीज़ रखी होती है कि वो उसको दूसरों से हटा रही होती है। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कपड़े ऐसे पहन लूँ या कुछ चीज़ कर लूँ। यार आपने माशाल्लाह आपदा जी के साथ कोलैबोरेशन की थी, तो उनसे मुलाकात हुई थी? सर जी क्या बात है, वो बहुत प्यार करती, मेरी खुशनसीबी सर। क्या बात है। तो वो रिकॉर्डिंग आमने सामने हुई थी? एग्जैक्टली। हाँ, प्लीज़ ज़रा उसका ज़रा मुझे एलैबोरेट करो कि कैफियत की थी कि यार आपदा जी सामने बैठे हैं तो मैं भी कुछ कह रहा है। सर जी आपदा जी को अगेन फिर मुझे बचपन में याद आ जाता है कि हम उनको पीटीवी पे देखते थे और वो परफॉर्म कर रही होती थी और वो तो उनका हो रहा है। अब मुझे मैं हैरान हूँ कि उनसे जब मैं पहली दफ़ा मिला हूँ तो जो उन्होंने जिस तरह से वो मिली हैं तो बंदे को खुद बंदा ज़मीन में गड़ जाता है। वो इस तरह से मिलती हैं कि वो सम टाइम ख़तरनाक भी हो सकता है। वो ये है कि अगर आपको ये लगे कि पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ कि आपदा जी मुझे ऐसे मिल रही हैं बिल्कुल। और अगर आप संभल गए कि यार ये आपदा जी इतनी आजिज़ और इतनी मोहब्बत और जो उनका स्पेशली जो उनकी अप्रोच है, जिस तरह से वो सोचती हैं दुनिया को लेके, म्यूज़िक को लेके, जितनी भी हमारी अहले बैत को लेके, जी। तो वो लफ्ज़ों में नहीं सर बयान कर सकते आपके लिए। बस मुझे डे फर्स्ट से ये फील होता है कि मेरी खुशनसीबी है जी कि आपदा जी आपको प्यार करें, आपदा जी आपको अपने साथ खड़ा करके परफॉर्म करवाएं कि जी हाँ जी आप भी कहें कुछ और अप्रिशिएट भी करें। तो वो तो किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मेरे जैसे जूनियर आर्टिस्ट के लिए तो अवार्ड से कम नहीं है। मुझे लगा कि वो जो गाना था ना आप लोगों का, वो एक मतलब वो एक क्लासिकल जैज़ की फील नहीं आती कि यार दो इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब बड़ी खूबसूरत बात थी उसमें।
कहीं लगा कि उन्होंने कोई मतलब कहा हो कि यार इन्होंने इस तरह कह दियो, इन्होंने इस तरह कह दियो, और वो सारे कुछ सर मेरी तो कोशिश ये थी कि मैं उनके मतलब फॉलो करूं, या मेरी कोशिश ये ज़रूर रही कि मेरे वोकल से या मेरे किसी हरकत से ये ना लगे कि कहीं पे भी कि मैं कोई गुस्ताखी कर रहा हूँ या कोई बदतमीज़ हो रहा हूँ। मेरी तो सारी ये एफर्ट रही। तो उनके साथ 2 किए थे, एक बाद में नारा मस्ताना भी किया जी। तो वो ये भी मेरी खुशनसीबी है, मेरा बड़ा फेवरेट कलाम है उनका, वासिफ अली वासिफ साहब का मैं नारा मस्ताना। तो आपदा जी के साथ तो सर सिर्फ ये कोशिश रही कि चाहे इतना सा पार्ट भी आपका रहे, लेकिन वो बस उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, यानी किसी तरह मिक्सअप हो जाए। आपने बड़ी अच्छी बात अभी कही कि भाई यह चीज़ खतरनाक भी होती है कि बंदा कहना अच्छा मैं सर और मतलब मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि मैडम ने भी किया कि जी फेम जो होता है ना वाकई एक रब्बी नशा ही है, रब के लिए बना हुआ, बंदे से काबू नहीं आता ये चीज़। कोई तो ऐसा टाइम आया जहाँ बंदा अपने आप को लेके आता कि पाजी जरा नीमा हो जाए। सर कोई टाइम नहीं, बल्कि ये तो 24/7 एफर्ट रहनी चाहिए। जो ईगो है इसको चपेड़े मार के रखना चाहिए। आपको पैसे और जो शोहरत है, ये मामला ही ऐसा ख़तरनाक है कि आपको बार बार जो है ना, मुझे लगता है इब्लीसियत और ये जो उसको बहुत से लोग तो बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, पता नहीं क्यों बातों में आ गई बात, लेकिन उसके इब्लीसियत के पल्ले होता ही है कि वो आपके सिर्फ कान में खुसर पुसर करता है कि ला भाई तू पता नहीं की चीज़ हो गया और तू पता नहीं की अचीव कर लिया। चाहे 2 लोग आपको बाहर निकलें और अच्छे से मिलें या सेल्फी ले लें, तो बंदे को उसी लम्हे आपको फील होना चाहिए कि जो आपकी ईगो है, जो मैं है, उसको आपने वहीं शट अप कॉल दे देनी है। तो ये तो 24/7 का मामला है सर। इसमें इसके बजाय तो वो कहते हैं ना, अगर आपने रियासतें की हो ना 100 साल भी, और अगर ये एक ईगो दरमियान में हो, इसको आप मल्टीप्लाई करें तो इज़ इक्वल टू 0 निकलता है फिर। ये तो इतना ख़तरनाक मामला है। तो नहीं आई थिंक मतलब मेरे तो है कि कार वाले मेरे बड़े सीधे है ना, ग्राउंडेड रखते हैं आपको। उन्हें तो कि भाई आपका अहमद अली भट्ट दरवाजे से बाहर है, दरवाजे के अंदर नहीं है। और बड़ा ज़रूरी होता है बेटे हम तो कार आ गया। जहाँ म्यूज़िक की जर्नी की बात करें, म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी जो है वो बेचारी, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री बेचारा हर बंदा तो अपनी लेबल लेके नाचता है। एग्जैक्टली वो एक दौर होता था। प्लस आपने वो मेरा ख्याल देख लिया जब लेबल्स और ये सारा कुछ होता था। अब आप रिकॉर्ड लेबल भी आप ही हो, प्रमोटर भी आप ही, ठीक है जी, तो मैनेजर भी आप ही है, सारा कुछ। एक आर्टिस्ट के लिए कितना ज़रूरी है, अपनी आर्टिस्टिक साइड तो है उसकी, ये मेरी मिकाल से ही बात हुई थी ना, मुझे बिजनेस साइड नहीं पता होती। ऐसा ही है। और उसकी वजह से जो ट्रू आर्टिस्ट होता है वो बेचारा बड़ा सफ़र करता है। उसको ये नहीं पता होता कि यार मैं चीज़ नहीं देनी है, चीज़ नहीं देनी है, चीज़ नहीं देनी है। इब्रार भाई आए हुए थे, तो इब्रार भाई से मेरी बात हुई, कहते यार उस टाइम पे हमारे पास नहीं था कि जी कल यूट्यूब ही एडा बड़ा हो जाएगा। सो आधे से ज़्यादा गानों की राइट्स ही नहीं उनके पास। तो कितना एक आर्टिस्ट को उस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि भाईजान आर्ट के साथ साथ मुझे बिजनेस भी अंडरस्टैंड करना है। सर ये ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है कि आर्टिस्ट को खुद, चाहे मुझे नहीं लगता कि वो चाह के भी समझ पाएगा, क्योंकि वो फील्ड ही फ़र्क है। हाँ, लोग या टीम आपको ऐसी मिल जाए जो आपसे सिंसियर हो और आपके लिए वो एफर्ट करे, तो होना ये तो आइडियल सिचुएशन है। क्योंकि जो अगर आर्टिस्ट खुद इन चीज़ों को उस तरह से देखेगा, पहली बात तो वो देख ही नहीं पाएगा, उसका माइंड ही वो नहीं होता। उसको क्रिएटिव साइड ही देखनी चाहिए और देखना ज़रूरी है उसके लिए कि वो आइडियाज़ के ऊपर ही काम कर रहा हो। बाकी वो टीम बहुत ज़रूरी है और होनी चाहिए कि आपके कि इसको हमने आम लफ्ज़ों में इसको बेचना कैसे है, या इसको एग्जैक्टली ज़्यादा, तो ये तो सर लाजिम मलजूम है। ये तो बल्कि सर बहुत ज़रूरी है। वो ये कहना कि जी मैं खाना तो पका लिया, उन्होंने बेचना की है। हाँ। आपकी टीम वही है जो आपके साथ शुरू से थी या चेंज होती रही है? टीम है सर मेरी चेंज होती रही है। फैशन भी चेंज होता रही है, टीमां भी चेंज होती रही हैं, ज़रूरी है। टीम है सर मेरी बदलती रही है। नहीं ज़रूरी है। आपको क्या लगता है अब जो हमारा नया पौधा आ रही है, एक
एक आपने पिछला कुक स्टूडियो में काम किया हुआ है, नया कुक स्टूडियो देखा आपने? जी जी देखा। तो नई पौध में आपको कोई नजर आ रहा है कि हाँ यार है जरा स्टैंड आउट कर रहे हो? सर नहीं, अच्छा चलो रहन दे, एडा जोर ला गए यार भट्ट साहब, मेरे जहन ते बड़ा जोर पाते तुसी यार, नहीं रहन दो नहीं अच्छा काम हो रहा है सर। बाकी कुछ थोड़ी सी बेस जो है ना वो अगर बनी हो ना यार, लोगों के मुझे कमेंट करते हुए भी ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन दाढ़ी और मेरी भी चिट्ठी हो गई सर। मैंने कभी भी इस तरह से कोई हतमी राय नहीं दी। मेरा वो कैलिबर नहीं है कि मैं उस्ताद आदमी हूँ। नहीं, मतलब आपकी अपनी पसंद तो एक होती है ना कि हाँ जी मुझे कोई पसंद आए, कि यार नहीं अगर पसंद आए तो खैर है, मतलब बीच बीच में अच्छे साउंड अच्छे गाने आ जाते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि कोई बड़ी चीज़ कोई वो नहीं भी आई रूटीन के नज़र। हट के रूटीन से हट के कुछ आ रहा हो तो वो चलें, अल्लाह खैर करे, कोई और भी नज़र आ जाएगी, उन्होंने जिन्होंने सुनना से उन्होंने सुन ले। सर सर जी, तो हमारे नन्हे मुन्ने से एक एक्सक्यूज़ मी वाले सवाल होते हैं सर। वरना तुसी जवाब देना है तो दे दियो, नहीं देना तो एक्सक्यूज़ मी कह दियो। जी सर। क्या भट्ट सर एक्सक्यूज़ मी यार, मतलब ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा, और कुर्ता दोबारा नहीं पाऊंगा। नहीं कुर्ता तो पहने जा सकते हैं, बल्कि अभी भी मैं ऐसे बड़े अरसे से मैं मज़ेदार ढूंढ है। रहा था कि यार ऐसी चीज़ क्या हो, कोई शोज अगर आ जाएं कोई 2-4 इकट्ठे, हाँ तो पता सोच में पड़ जाता है क्या पहनना है। तो मैं बड़े अरसे से सोच रहा था, अब आगे मुझे जो है ना ये थोड़ा सा फिर हुआ है कि सिंपल सी खुली सी शलवार और हाँ, नहीं तो एक शॉर्ट बनवा सा लेना कुर्ता। अपना कि यार जी जी पांच जी जी पांच कुर्ते, 5 जी शो। जी जी जी। हाँ। मैं शायद चीट ना कर पाऊँ किसी को, हम्म, चीट मैं नहीं करूँगा, ऑनेस्ट रहूँगा, मतलब मुझे। हाँ ठीक है जी। एक चीज़ जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, हाँ यार कभी ट्राई करनी है ज़रूर। सर जी अभी रिसेंट तो हमारे जहन में है कि बाइक पे ना, अभी तक हम पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले। मेरा इरादा है कि यहाँ से ईरान, ईरान से इराक, ओह अच्छा, इराक से जॉर्डन और सऊदी अरब, ये हम चाह रहे हैं। तो फिर तुझे भट्ट साहब ने नहीं मिले, अली अजमत भाई? मैं मिला हूँ सर, सर। मुझे 2 ही तो बट अच्छे लगते हैं, एक आप और एक अली अजमत। चलो यार मैं अपनी तारीफ ही समझाऊंगा। नहीं इसमें कोई शक नहीं सर। नहीं नहीं, भट्ट साहब से बात करें, भट्ट साहब तो बट आप पता साहब है लव है सर, बट साहब सर, love है। भट्ट साहब घर से भागने के लिए ना उन्होंने बाइक चलाना जी सीख जी ली। जी जी मैं घर नहीं बैठा, जी मैं जी उत्ते चला जाऊंगा। सर। नहीं नहीं, ये करें यार, टूर तो बड़ा जरूरी है, बंदा जी। अपने आप को ढूंढता है सर उसमें। क्या बात है, मेरी लाइफ में इस वक्त जो चार्म और जो हॉबी रह गई हुई है ना सर, हाँ। जो मुझे मजा देती है वो ये है बाइकिंग सर। हाँ, बड़ा मजा आता है। क्या बात है, क्या। अच्छा जी, एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था। कि मगर मैं कितना कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज सर मुझे याद तो नहीं आ रहा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं उस तरह से कभी compromise- ऐसा नहीं हुआ कि यार नहीं कोई नहीं गाना कितना पैसे चंगे से मगर मैं कर लिया? नहीं सर, अच्छा ये तो किया ही नहीं। अच्छा जी, एक अपना गाना जो मैं फिर से करना चाहता जो ऑलरेडी हो गया और फिर से करना चाहूँ, कोई सा भी नहीं सर। हूँ। अच्छा सर और छाटता बस जो हो गया सो। नई चीज़ें वो इतनी पाइपलाइन में इतनी चीज़ें हैं, यानी डायरीज में और मोबाइल फ़ोन में कंपोजिशंस इतनी हैं कि मुझे सम टाइम तो फील होता है कि इनका नंबर पता नहीं आना है नहीं आना है। डेली हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ओके। एक किसी दूसरे का गाना जो काश मैंने गाया होता। आए कि यार वाह वाह वाह। सर ऐसे गाने हैं अभी फौरी जहन में नहीं आ रहे, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई गाना आपने सुना और आपने कहा यार ये मैंने गाया होता। अभी फौरी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है। ट्रू फैन मोमेंट। सर एक जो है ना वो मेरा एक सॉन्ग था अली वाली, तो उसके अंदर जो है वो एक मिसरा है कि मैं हैदरी तिलक लगाऊं। अब हैदरी यानी हैदर और तिलक जो है वो हिंदू कल्चर की चीज़ है। तो मैं इस्लामाबाद में हम शो में थे, तो बैक स्टेज ना एक लड़का उस दिन इत्तेफाक से बाउंसर शाउंसर थे, उनको तोड़ के जी वो अंदर आया। वो हिंदू लड़का था थर का। अच्छा। वो आगे वो जफी डाल ली उसने और वो जो ना धड़े मार मार के रो रहा है। वो मुझसे कान में ना सिर्फ एक ही चीज़ पूछे जा रहा है कि शाह जी ये बताएं ये हैदरी तिलक क्या होता है। क्या बात। वो मेरे लिए बड़ा था मामला। जिस तरह स्टार्ट में भी आपने लफ्ज़ों की बात की ना, उसको वो हिट की चीज़ ना कि ये हैदरी तिलक क्या साइंस है भाई। तो मुझे कान में चीख रहा है, जोर जोर से कह रहा है मुझे बताएं ये हैदरी तिलक क्या है। क्या बात। वो मेरे जहन में मोमेंट, मतलब मैं नहीं भूलता हूँ, वो हमेशा मेरे जहन में रहता है। क्या बात है। किस पॉइंट पे लगा कि यार तू तो स्टार है, कि अच्छा मैं हिट हो गया? वो पहला नहीं होता कि अच्छा है तो कम बन गया। सर वो एक बॉय था,
उसने ना फेसबुक पे पहली दफ़ा मेरी तस्वीर लगाई, यानी अपनी डीपी लगाई मेरी। तो मैं सोच में पड़ गया कि जी, अच्छा मुझे लगा ये कोई मेरे फेक आईडी बना के हाँ तो कोई कोई कार्रवाइयाँ डाल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं, गाने शाने आ गए थे कुछ। मुझे फिर दोस्त ने समझाया कि नहीं भाई, ये जो आपके फ़ैन होते हैं ये भी तस्वीरें आपकी लगाते होते हैं। तो वो मोमेंट वो मौजा कर था। क्या तो बात। मुझे फिर समझ आई कि अच्छा इसका मतलब है, अच्छा चलो गाने शाने आए तो लोग जो है ना वो अपनी डीपी पे लगा रहे हैं तस्वीर। क्या मैंने बात लगा है मेरे ना कोई कार्रवाई पा रहे हैं। हेलो ASL दसो किथे रहंदे हो। अच्छा जी, सूफीज़म मेरे लिए क्या है? सर मैंने तो सच बात यह है कि कभी ये क्लेम ही नहीं किया कि मैं कोई सूफ़ी हूँ या, लेकिन सूफ़ी एक थॉट प्रोसेस है जो कि मालिक की बात है। जिस शख्स को खुदा की पड़ जाए, यानी कि खुदा वो कहते हैं तेनू यदि पे ही रहती एक चीज़, जिस शख्स को खुदा की पड़ जाए, उसकी उठना बैठना इस तरह से हो कि उसके जहन में मालिक चल रहा हो, तो मुझे लगता है कि तसव्वुफ़ ये है। बाकी ख़ुद मेरा ये दावा हरगिज़ नहीं है कि मैं कोई सूफ़ी हूँ या मैं कोई बाबा हो गया हूँ या कोई से, तो ये है। एक चीज़ जो मैं इंडस्ट्री की बदलना चाहता हूँ। इंडस्ट्री की सर ये बदलना चाहता हूँ कि हमें हमारी इंडस्ट्री को ये शायद बल्कि रियलाइज़ है, आप तो ज़्यादा बेहतर समझते हैं मुझसे, यकीनन होगा, लेकिन जो कंटेंट देखने को मिलता है उससे लग रहा होता है कि इनको शायद नहीं आइडिया, कि मुझे ये लगता है कि इंडस्ट्री या जो मीडिया होता है ये ट्रेंड देता है, ये लोगों के जहन साजी करता है, ये लोगों का जहन बनाता है, ये उनको वे देता है। यहाँ हमारे यहाँ ये फॉलो किया जाता है कि नहीं जी इससे TRP बढ़ती है और इससे, यानी कि ये लोग देखना चाहते हैं, तो ये गलत है। ये तो टर्म ही मुझे लगता है गलत है कि आप ये कहें कि लोग ये देखना चाहते हैं। मुझे ये लगता है कि मीडिया और आर्ट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मैं कह रहा हूँ तो इसके लिए कोई गिदड़ सिंह नहीं चाहिए। पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हमने जो दिखाना है वो लोगों को देखना चाहिए, यानी उस जहन उस तरह से बनाए जाए लोगों के। तो ये मुझे लगता है ये ट्रेंड थोड़ा सा गलत है कि जी। ठीक है। एक सबक जो मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा। सर सबक मैंने मुश्किल से सीखा, पहले मुझे जो है ना वो गुस्सा जो है ना सर मेरी ज़िंदगी का बड़ा मसला था। वो मुश्किल से इसलिए सीखा कि शादी तो बाद मेरा गुस्सा ठंडा कीता गया। कि ले जी अब जो है ना आप थोड़ा सा मैं कूल हो गया, वो थोड़ा मुश्किल से मैंने ऐ मेरी बुढ़ी ने देखना उन्होंने पता मैं भी जी बड़ा गुस्सा करता सी मगर हुन सर ऐसे क्या बात है, क्या बात है। so, ये ओ खैर हूँ छो है मेरी बुढ़ी ने देखना मैं नहीं मगर गुस्सा वाकई ठंडा करना पैंदा जी देरी बात। और लास्ट बट सर नॉट लीस्ट सर जी मैंने दसो कि आखिरत में क्या चाहते हैं कि लोग किस तरह याद करें? आखिरत में तो सर हम चाहते हैं कि मालिक के कागजों में बंधा रहे, लोग याद करें ना करें कोई रोला नहीं, लोगों याद ना करें कोई मसला नहीं। हाँ ये मैटर ही नहीं करता कि लोग आपको याद करें या ना करें, या आपको याद करने वालों की तादाद तो फिर मैटर ही नहीं करती। ये है कि आप मालिक के साथ अगर आपका कोई कनेक्शन रहे, वो बल्कि यहाँ रहे, आखिरत में रहे, या किसी भी स्टेज पे हो आप, अगर मालिक के साथ आपका कनेक्शन है तो फिर कुछ मैटर नहीं करता, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। लोग याद रखें ना रखें, लोगों ने याद रख भी लेना तो की कहना नहीं मगर होता था ना कि यार बंदा खूबसूरत लफ्जों में याद रखे सर। मगर फेवरेट कलाम कौन सा आपका अपना कि यार अपना? हाँ कि यार मेरे दिल के बड़ा करीब है ये। सर जी वैसे तो जितनी मैंने मनकबत की ना मौला की, वो मुझे अच्छी लगती है। मुझे लगता है मेरा जो मेरे हिस्से में चीज़ें आई वो वही हैं, और उनमें से भी एक चीज़ है वो जी मालिक के नाम से है, जी मालिक तेरा आदम जीवे जीवे इब्राहिम। उसमें एक पूरी एक डिस्कशन है मेरी तरफ से, तो यानी मालिक के साथ ही थोड़ी सी। अगर तुसी दो लाइना मैंने सुना दे मैं सुना देता हूँ सर। आप सुरीले आदमी हैं, आपके सामने फिर वो रिकॉल करना पड़ेगा, स्केल पता नहीं किसी है क्या था।
जी मालिक तेरा आदम जीवे जीवे इब्राहिम, जी मालिक तेरा आदम जीवे जीवे इब्राहिम, मूसा जीवे ईसा जीवे जम जम जीवे मीम, जी मालिक तेरा आदम जीवे जीवे इब्राहिम, शाला हरदम शाद रवे आबाद रवे तेरा मक्का, सारे रिश्ते कच्चे तेरा मेरा रिश्ता पक्का, तू ही ताना तू ही बाणा तू ही रब रहीम, जी मालिक तेरा आदम जीवे जीवे इब्राहिम, मैं तां अखियां बंद करके ते खोल के तेनू डिठा, तू मिठा तेरा हैदर मिठा बोल बोल तेरा मिठा, तू ही ज़ेरा तू ही ज़बरा तू ताहा यासीन, जी मालिक तेरा आदम जीवे जीवे इब्राहिम, मूसा जीवे ईसा जीवे जम जम जीवे मीम मोहम्मद, जी मालिक तेरा आदम जीवे जीवे इब्राहिम। क्या बात है सर, क्या भाईजान, बिस्मिल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाईजान, लव यू। वाह सर जी, वाकई मौला ने जो आपको आवाज़ में ताकत दी हुई है, जो प्यार और जो रूहानियत आपकी आवाज़ में, अल्लाह हमेशा ही कायम रखे। तानू ऐसों भी बड़ा रूज दे सर, तानू ब्लेड भी दे जरा थोड़ी जी जरा ट्रिमिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मगर सर थैंक यू सो मच, मैं बड़ी कदर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त से इम्पोर्टेंट चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये घंटा सवा घंटा जो भी आपने दिया है ये दिल के करीब है। कभी मेरे से कोई काम हो प्लीज़ मैंने हमेशा तुझे याद रखना, ठीक है जी। हमेशा अच्छे से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, आपको मिलके खुशी होती है, ये बस यही होता है। हाँ मेरी थैंक यू सो मच भाईजान, उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह।